Thank you, everyone. We have with us Dr. Sapna Nangia. That's our next session. So Dr. Sapna Nangia is a radiation oncologist, and we will speak about more about caregiver perspective in this. And if you have any questions about the radiation therapy, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं. Thank you. Dr. Sapna, I will request you to unmute yourself and. Yeah. Hello. So thank you so much, Dimple and the team at Zen OncoCare for having me here. I think this is a wonderful initiative, and I'm very happy to be a part of this. Thank you, Doctor. Yes, I would just take a minute to introduce about you to everybody. I mean, everybody knows already about you. Dr. Sapna, आज World Cancer Day पे the purpose of World Cancer Day is to spread awareness ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, क्योर, रिकवरी के बारे में पता चले, एंड हम राइट एक्शंस, प्रोएक्टिव डिसीजंस ले सके अपने ट्रीटमेंट के बारे में. हमारे साथ हैं डॉक्टर सपना. शी इज अ डिस्टिंग्विश्ड रेडिएशन oncologist with more than 35 years of experience, very renowned doctor in the field of oncology. She has been trained for proton therapy and other treatment at top institutes in the USA, including Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York. She believes that applying advances in radiotherapy techniques leads to meaningful gain in treatment and quality of life outcome for patients. So we welcome Dr. Sapna, and would love to hear your thoughts on this. Thank you so much, and thank you for accepting our invite to share your insights on this. If possible, we'll try to keep session in Hindi. Thank you very much, Dimple, मुझे invite करने के लिए. और मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं मेमोरियल स्लोन कैटरिंग में किसी और रीजन के लिए गई थी. प्रोटॉन की ट्रेनिंग जो है वो मायामी कैंसर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में हुई है. सो जस्ट सो दैट फैक्चुअल रहे हर बात, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ. आज मैंने एक्चुअली कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं चुना है बात करने के लिए, और आज मैं केयर गिवर्स के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ. उससे पहले चूंकि आपने प्रोटॉन थेरेपी की बात की और मेरी इंट्रोडक्शन की, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा हम जरा थोड़ा बताएं आपके जो स्पीकर्स हैं उनको प्रोटॉन थेरेपी के बारे में. तो पहली बात मुझे ये समझानी है कि जब भी हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें 3-4 मोडालिटीज होती हैं और 3-4 डॉक्टर्स की टीम्स मिलके करती हैं. सर्जन्स होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो सिस्टेमिक थेरेपी की देखभाल करते हैं, जैसे डॉक्टर श्रीनिवास ने अभी हमें बताया कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी वगैरह, हार्मोन थेरेपी के बारे में. और इसके अलावा रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं. रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं कैंसर को खत्म करने के लिए. ये रेडिएशन जो है अपने आप में अकेले भी इस्तेमाल की जाती है कैंसर को खत्म करने के लिए, और सर्जरी और कीमोथेरेपी के साथ भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं. और सिर्फ कैंसर खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है, कभी कभी सिम्टम्स को कम करने के लिए भी हम रेडियोथेरेपी इस्तेमाल करते हैं, जैसे दर्द कम करने के लिए, ब्लीडिंग कम करने के लिए वगैरह. तो जब हम रेडिएशन देते हैं, बेसिकली हम हाई एनर्जी एक्सरेज दे रहे हैं, और वो हम जहाँ पे हमें ट्यूमर या ट्यूमर के सेल हो सकते हैं उस जगह हम डायरेक्ट करते हैं. तो उस समय दूसरी जगह में भी रेडिएशन जाती है, यानी कि जो आसपास के ऑर्गन्स हैं, जैसे अगर हम मुंह को ट्रीट कर रहे हैं तो जैसे हमें जीभ का कैंसर ट्रीट करना है और उसमें साथ में हमने लिम्फ नोड्स ट्रीट करने हैं, तो हमारे ना चाहते हुए भी आसपास की, जैसे जो स्वॉलोइंग की मसल्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, या लाइनिंग चीक की है, या निगलने की मसल्स हैं, उन सब में भी रेडिएशन जाती है. रेडिएशन की जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती जा रही है, बेटर होती जा रही है, इन सब जगहों में डोज हम कम करते जा रहे हैं. तो प्रोटॉन थेरेपी इसका एक बहुत ही रिफाइंड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, जो इस वक्त चेन्नई और बॉम्बे में अवेलेबल है. हमारी कंट्री में चेन्नई में पिछले 5 साल से है, जहाँ पे मैं अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर में काम करती हूँ, और अभी हाल ही में 2 महीने पहले करीब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में भी अवेलेबल हुआ है. मेरा टॉपिक कुछ और है, बट मैं आई विल यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू जस्ट टेल योर व्यूअर्स कि ये किस चीज में हमें इसका फायदा देखा गया है. तो कई किस्म के कैंसर हैं. सबसे पहले बच्चों के कैंसर्स में देखा गया है कि बच्चों के कैंसर्स में हम पहली बात हमें ये समझना है कि बच्चों के कैंसर ठीक होने का चांस बहुत अच्छा होता है.
और हम चाहते हैं कि अगले उनकी जिंदगी के 50-60 साल वो बिल्कुल ठीक से गुजारें। तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल उनके नॉर्मल ऑर्गन्स में रेडिएशन नहीं जानी चाहिए, जिससे कि उनका फंक्शन बिल्कुल ठीक रहे। और इसके अलावा हम ये नहीं चाहते कि रेडिएशन से उनको कैंसर हो। इसलिए बच्चों में सबसे अहम है कि हम जहाँ तक हो सके प्रोटॉन इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं। जीभ के कैंसर के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो हेड एंड नेक कैंसर्स में साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं, वो कम हो जाते हैं। और लेटेस्ट अभी ताइवान से एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, 900 पेशेंट्स का डेटा आया है, जिसमें ये भी आया है कि प्रोटॉन थेरेपी इस्तेमाल करने में रिजल्ट्स भी ज्यादा अच्छे हैं, यानी कि उन पेशेंट्स की उम्र भी ज्यादा लंबी होती है। इसके अलावा लिवर कैंसर में बहुत अच्छा रोल है, ज्यादा अच्छी लाइफ होती है पेशेंट्स की, सर्वाइवल के चांसेस बेहतर होते हैं। कोई पेशेंट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, साथ में कुछ ऐसी दवाइयां लगी हैं जिनका हार्ट पे इम्पैक्ट हो सकता है, तो प्रोटॉन थेरेपी इस्तेमाल करने से हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट कम हो जाता है। वैसे ही लंग और फूड पाइप के कैंसर में ऐसे कई कैंसर्स हैं, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। उनमें हार्ट में डोज कम जाने से, लंग में डोज कम जाने से उसके रिजल्ट ज्यादा बेहतर होते हैं। आगे चल के जैसे जैसे टाइम जाएगा ये हमारी कंट्री में और जगह अवेलेबल हो जाएगी ये टेक्नोलॉजी, और इसके बारे में सबको जानना जरूरी है। पर आज मैं जो चीज करना चाहती थी वो ये था कि हम जब भी कैंसर के बारे में बात करते हैं और कैंसर पेशेंट के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज जो हमें एक्नॉलेज करनी है और जिसका बहुत बड़ा रोल है, और वो कभी कभी ये बात हमारी नजर से दूर हो जाती है, वो है जो कैंसर पेशेंट का केयर गिवर। जो कैंसर पेशेंट का केयर गिवर है उसकी बहुत अहम रोल है इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर पेशेंट। पहले तो बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। जो केयर गिवर है वो प्रैक्टिकल चीजें करता है, डायग्नोसिस में उसकी मदद होती है, कौन सी ट्रीटिंग टीम से चीज के पास हमने जाना है, वो तफ्तीश करनी है कि भाई इनसे बात करो, नेट पे चेक करो, वगैरह वगैरह, है ना। उसके बाद बहुत प्रैक्टिकल चीज है, जब डायग्नोसिस हो जाता है तो आपने इन्वेस्टिगेशंस फॉलो अप करनी है, आपने एक फाइल मेंटेन करनी है, आपने ये सब काम किसी को करना होता है ना। जैसे सारे डॉक्टर की पर्चे एक साइड रखे, सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स अलग रखी। तो ये सब चीजें अगर वेल ऑर्गेनाइज होती हैं तो कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो आसान हो जाता है। फिर ट्रीटिंग टीम चूज करनी है, आपने 3 डॉक्टर मिले, फिर आपको लगा नहीं ये हमें ज्यादा पसंद आया, या ये घर के पास है, या वहां हमें फैसिलिटीज ज्यादा ठीक लगी, वगैरह। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट के दौरान छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्वेश्चंस की लिस्ट मेंटेन करनी है, वार्निंग साइंस देखने हैं, कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स होते हैं वो आपने डॉक्टर को रिपोर्ट करने हैं, फीडबैक देना है। अक्सर मैं ये देखती हूँ कि एक बार बात कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे एक बार कुछ काउंट कम हो गए या कुछ हो गया, तो ट्रीटिंग टीम पे डाउट आ जाता है कि यार इन्होंने तो शायद ठीक से किया नहीं। तो वो सब चीजें एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आपको हर कैंसर पेशेंट में बहुत फीडबैक देने की जरूरत होती है। हर एक पेशेंट अलग है और उसको एक इंडिविजुअल, एक इंसान की तरह, सेपरेट ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना है। वो एक बड़ा कोई स्टेटिस्टिकल ग्रुप का पार्ट नहीं है वो। तो हर एक पेशेंट के किसी को कीमोथेरेपी ज्यादा तकलीफ दे सकती है, किसी को रेडिएशन से कम फायदा हो सकता है, वगैरह। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत, केयर गिवर का बहुत अहम रोल होता है इन सब चीजों को ध्यान रखना। सॉर्ट ऑफ एक तरह से वो पेशेंट की टीम है, वो बैक एंड टीम है पेशेंट की। इसके अलावा इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब पेशेंट के लिए तो वो बहुत मुश्किल दौर है, वो आप फेस कर रहे हैं इस बात को कि सडनली आपकी लाइफ एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपकी हो सकता है आपकी अपीयरेंस चेंज हो रही है, आप कितना खाना खा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप जो आप लाइफ में आपका रोल है उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो एक बहुत ही इमोशनल जर्नी होती है, और उसमें उस इमोशनल सको को प्रोवाइड करने में केयर गिवर का बहुत रोल होता है। तो हमें सबको अक्नॉलेज करना है, पेशेंट्स को भी और हम सबको भी, सोसाइटी एट लार्ज, डॉक्टर्स वगैरह सबको, मतलब केयर गिवर का भी ध्यान रखना है, इस चीज को हमें समझना है। तो
जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जो सोसाइटी होती है, जो फ्रेंड्स होते हैं, उनको भी ये बात समझनी है कि केयर गिवर की लाइफ भी इम्पैक्ट हो गई। यू सी, केयर गिवर की भी कोई अपनी प्लान्स थी, अपनी लाइफ की ड्रीम्स थी, कोई एस्पिरेशंस थी, वो भी डिस्टर्ब हो गई अभी, क्योंकि अब सडनली हमारा एम्फोसिस किसी और चीज पे हो गया। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल इम्पैक्ट होता है केयर गिवर पे। हो सकता है अगर कोई पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई रुक जाती है, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको पता नहीं छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हो सकता है वो किसी और शहर में जॉब कर रहा हो। तो हमें ये नहीं भूलना है कि केयर गिवर की लाइफ भी बिल्कुल एक तरह से अनसेटल हो जाती है। इसके अलावा जो जो इम्प्लीकेशन एक कैंसर डायग्नोसिस की होती है, वो केयर गिवर को भी इम्पैक्ट करती है। अगर हम बताते हैं कि किसी की, हम सोच रहे हैं कि इस बीमारी का लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट होगा, या एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट होगा, या हमें, तो वो उसका एक इम्प्लीकेशन है, इमोशनल है, इकोनॉमिक है, फियर ऑफ योर ओन फ्यूचर लाइफ, फियर ऑफ एज अ चाइल्ड ऑफ losing a parent, of a spouse, of losing a parent, of losing a partner, somebody you plan to grow old with. That is an emotional, sort of journey for the caregiver. And caregiver कोई भी हो सकता है, caregiver आपका spouse हो सकता है, parent हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है। और ये चूंकि इसमें इतनी इमोशंस आपकी अटैच्ड होती हैं, तो केयर गिवर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो हमें इसमें ये एज अ सोसाइटी एंड एज एज द फ्रेंड्स, जो आउटर सर्कल होता है, तो ये तो बिल्कुल इनर सर्कल है, पर उसके आसपास जो आउटर सर्कल होता है उसको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि पेशेंट और केयर गिवर का हमें क्या ख्याल करना है। हमने उनकी उनकी आइडेंटिटी सिर्फ कैंसर नहीं रह गई है अब, है ना। उनकी, वो तो ह्यूमन बीइंग है, उनकी लाइफ है, उनके इंटरेस्ट हैं, उनकी हॉबीज हैं। तो सडनली ये नहीं है कि जब भी हम उनसे मिले हम उनके कैंसर की डिस्कशन कर रहे हैं, या हम उनकी अगली कीमोथेरेपी डिस्कस कर रहे हैं, या हम उनको बता रहे हैं कि यार उसका केस तो बहुत खराब हो गया था और उसका और भी खराब हो गया था। सो दैट आई सी वेरी ऑफन इज अ टेंडेंसी इन आवर सोसाइटी, इज दैट हम पिटी करते हैं, हम ढाढ़स नहीं बंधाते, हम हिम्मत नहीं देते, हमें उल्टा हमें किसी को बताना है कि आप फाइटर बनिए, हम उसको बेचारा बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज समथिंग दैट वी एज अ सोसाइटी हैव टू थिंक अबाउट। और हमें बोथ कैंसर पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स की नीड्स के बारे में हमें सोचना है। सिंपल थिंग्स लाइक, कैन वी जस्ट टॉक अबाउट समथिंग एल्स प्लीज, कैन वी टॉक अबाउट अ मूवी, कैन वी जस्ट गिव देम an opportunity to go out, take them out for a coffee like we would have in the olden times. And so we must recognize our role as family, as society, to make life normal for them. And whenever somebody does that, it is something that you remember. If somebody comes in and says, okay, you've been sitting outside the ICU for 3 days, now you just go out and have a meal somewhere and I will cover for you, is such a thoughtful gesture. And there are people who remember, who think about doing it. And that is, of course, in India, we are blessed that we are a collective society. We are a collectivist society. We are not an individualist society. So we will have like many rounds of people, circles around us, close friends and then not so close friends and acquaintances. And एज अ केयर गिवर हमें इन सबको मार्शल करना चाहिए, हमें कोई झिझक नहीं करनी चाहिए। अगर हमें किसी से मदद चाहिए, उसमें हमें झिझक नहीं करनी चाहिए। ये तो हमारी, कहना चाहिए, हमारी सोसाइटी का पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हम इसमें हमको झिझक करने की जरूरत नहीं होती आमतौर से। इसी में अभी अपोलो हॉस्पिटल का एक कैंपेन लॉन्च हुआ है आज सुबह। अभी मैं देखती हूँ अगर आफ्टर द टॉक मैं आपके पास शेयर कर पाऊंगी एक लिंक फॉर, इट्स कॉल्ड अनमास्क कैंसर, कि किस तरह से हमारी जो सोसाइटी के जो चीजें मैं आपको अभी बता रही हूँ, एक तरह से वही एक दूसरे फिल्म के फॉर्म में है, कि किस तरह से लोगों को प्रेजुडिस से डील करना पड़ता है, बोथ एज अ कैंसर पेशेंट एंड एज अ सर्वाइवर।
So for the caregivers, I would like to say that life overwhelming हो जाती है कभी कभी, और इसमें हमें हेल्प लेने में झिझकना नहीं चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। अगर हमें छोटी चीज हर बार, अगर हमें उठ के पानी का ग्लास देना है, और हर बार हमें उठ के दिन में 10 बार अगर हमें कोई काम करना है पेशेंट के लिए, तो हम थक जाएंगे। हो सकता है हम पहले हफ्ते में ना थके, बट दूसरे तीसरे महीने में तो हम थक सकते हैं। 5-6 महीने में हम बहुत थक सकते हैं। उसके बाद फिर हम हो सकता है उतना क्वालिटी टाइम ना दे पाए, क्योंकि हम थक गए हैं, मेंटली भी और इमोशनली भी थक गए हैं। तो ऐसी चीज में हमेशा आई टेल पेशेंट्स एंड फैमिलीज की, जहां पे आपके पास उसकी सुविधा है, अगर आपको कॉस्ट की सुविधा है, तो आप एक केयर गिवर पार्ट टाइम 2 घंटे 4 घंटे कोई आ जाए, आपको थोड़ा हेल्प कर दे, पेशेंट को नहला दे, बिठा दे, घुमा दे, उसमें आपको थोड़ा फ्री टाइम मिल जाए, उसमें कोई हमें झिझक नहीं करनी चाहिए। देयर इज नथिंग wrong in that. There should be no guilt in that. And अपने लिए टाइम निकालने में गिल्ट नहीं होनी चाहिए, वो आपको बर्नआउट से बचाएगा। फिर केयर गिवर्स ऑफ इल चिल्ड्रन हैव अ स्पेशल रोल, बहुत बार उसमें गिल्ट होता है। कभी कभी बच्चों की बीमारी को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ब्रेन ट्यूमर्स में शुरुआत में वॉमिटिंग समझा जाता है कि जस्ट वॉमिट हो रही है वगैरह, थोड़ा टाइम लगता है। उसमें गिल्ट नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को। और दूसरी चीज, जब बच्चे का ट्रीटमेंट होता है, तो उसके बाद बच्चे से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है उतना। तो फ्रस्ट्रेट होने के बजाय, जो बच्चा आसानी से कर पा रहा है, अगर पेंटिंग कर पा रहा है, अगर गाना गा पा रहा है, तो हम उस पर फोकस कर सकते हैं। हम उन दैट सिचुएशन, हमको एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है। हम और चीजें कर सकते हैं, जिसमें हर हर बच्चे को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी और चीजें आप कर सकते हो, बहुत सारी और चीजें हैं जो स्कूल परफॉर्मेंस से लिंक नहीं होती हैं। और दूसरी चीज जो एक बच्चे के केयर गिवर को ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये है कि जो छोटा बच्चा है घर में, या बड़ा बच्चा है, जो दूसरा बच्चा है पेशेंट के अलावा, जो दूसरा बच्चा है, वो बहुत बार निग्लेक्टेड फील कर सकता है। और वो बच्चा है, आप उसको ये नहीं बता सकते कि नहीं, तुम्हारी उतनी अभी जरूरत उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये बच्चा सब सडनली ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो दूसरे बच्चे का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। बाकी मैं इतना ही कहूंगी कि as a doctor, one is privileged to be a part of this whole story, and the strength of the relationships is demonstrated in what I see in the interaction with caregivers, and that's why I want to acknowledge them. Sorry, I'm a little emotional. थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने जो शेयर किया बहुत ही हार्ट टचिंग एंड डॉक्टर जब केयरगिवर की बात करते हैं दैट एक्चुअली इज वेरी स्पेशल, क्योंकि हम सब पेशेंट्स पे हमेशा बहुत ध्यान देते हैं। एज ए केयरगिवर आई कैन से कि उतना ही ज्यादा जरूरत केयरगिवर्स को भी होती है, क्योंकि बहुत ही नेग्लेक्टेड फील करते हैं और हमेशा वो हीरो बनते हैं, हीरो बनने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। एंड अब मैं एग्जैक्टली सेम जर्नी से निकली जब मैं केयरगिवर थी, और मैंने भी वही चीज की। तब समझ में आया कि केयरगिवर को भी कितना ज्यादा जरूरत होता है वेलनेस का, फोकस का, उनकी इमोशंस का, उनके स्ट्रेस का, ताकि वो ज्यादा और अच्छे से पेशेंट्स का भी ध्यान रख पाए। और जो भी केयरगिवर के साथ होता है वो पेशेंट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि आज मैं एक डॉक्टर से इसके बारे में इतना कुछ सुन रही हूँ कि केयरगिवर की हेल्थ एंड उनके उनके ऊपर फोकस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। I'm really thankful to you for that and choosing this topic as well, Doctor. If you have some time, can we take 2 questions? Surely, surely. सारिका का क्वेश्चन है कि me and my family are facing managing my mother's condition. She is diagnosed with stage 4 breast cancer. She is 70-year-old. She is emotionally very unstable, has mood swings, and has become very moody and difficult to manage. So caregiver और patient का जो टसल हमेशा से चलता आया है, लव हेट रिलेशनशिप, बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं, बट बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं और एक दूसरे को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। सो आप क्या बताना चाहेंगे सारिका को? तो
देखिए ऐसा है, ये वाली सिचुएशन जो है ये कई कारणों से हो सकती है। एक तो इमोशनल ट्रॉमा ऑफ गोइंग थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट, द गिल्ट ऑफ पुटिंग द फैमिली थ्रू डिस्ट्रेस, राइट? And besides that, actually, real reasons like the medicines can make them moody, the electrolyte imbalance can make you feel a little, medicines can make you drowsy, make you irritable. सोडियम कम हो जाएगा तो आप गफलत हो जाएगी, पूरी तरह से बात नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो हमें मेडिकल कुछ कारण तो नहीं है, कोई ब्रेन मेटास्टेसिस तो नहीं है, वो हमें रूल आउट करने हैं। उसके बाद हमें बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए कि अगर हमें कोई साइकियाट्रिक असिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है और साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ रही है, तो इसमें हमें बिल्कुल नहीं झिझकना चाहिए। हम आपको ये बताएं कि हमारे हॉस्पिटल में हम लोगों ने ये रूल बनाया हुआ है, हेड एंड नेक कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, मुंह में इतने छाले आ जाते हैं, सलाइवा बहुत थिक हो जाता है, हर घूंट निगलने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब वो इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है कि हम लोग इनकरेज करते हैं कि पहले से ही आप एक साइकोथेरेपिस्ट से बात करें, थोड़ा रिलैक्सेशन टेक्निक सीखें। उसमें हमें बिल्कुल उसको हमें पेशेंट को ब्लेम नहीं करना है इस चीज के लिए, हमें उसके लिए हेल्प लेनी है। और उसमें हमें बोथ एज अ कैंसर पेशेंट एंड एज अ केयरगिवर हमें कभी भी साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प लेके टेक्निक सीखने में, वो एक आउटसाइडर है जो आपको, आप जो चीज से गुजर रहे हैं वो आपको एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट बताता है ना। तो वो आपको बता सकता है कि अच्छा नहीं, जो ये बात आप बोल रहे हैं ये गिल्ट है या दिस है, वट एवर, एंड हेल्प यू टू डील विद दैट। सिमिलरली वो पेशेंट को भी कुछ टेक्निक सिखा सकते हैं, कभी जस्ट अनलोड करने की जरूरत होती है और कभी कोई साइकियाट्रिक मेडिकेशन की जरूरत होती है, और उसको लेने से हमें झिझकना नहीं चाहिए। वेरी ट्रू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। विनीता सेज, एंड ये चीज मैं बहुत केयरगिवर से सुनती हूँ डॉक्टर, कि पेशेंट पास्ड अवे ईयर्स बैक और रिसेंटली, एंड केयरगिवर हमेशा खुद को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताते हैं कि काश मैंने ये चीज ऐसे की होती, वैसे की होती। इनको, विनीता जी को 20 ईयर्स हो गए हैं, उनकी मदर पास्ड अवे फ्रॉम कैंसर, बट नाउ माई सेल्फ अ कैंसर सर्वाइवर, आई कंटिन्यू टू हैव दिस गिल्ट। देखिए, मैं आपको अभी बिल्कुल मेडिकल आंसर दे रही हूँ, मैं बिल्कुल मेडिकल आंसर दे रही हूँ कि अगर आप 6 मंथ्स के बाद भी ग्रीव कर रहे हैं तो आपको फिर मतलब उस चीज को डील करिए। आप यू गो एंड टॉक टू somebody who is trained to deal with, to help you deal with it, right? This is a disease जिसमें सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरे पूरे हॉस्पिटल्स हैं उसके लिए। अगर सबको बचाना इतना आसान होता तो फिर ये सारी चीजें हम इसके लिए अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर रहे होते। हमें अक्नॉलेज करना चाहिए कि अगर हम वी आर नॉट एबल टू कम टू टर्म्स विद इट तो हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, और वो आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद भी उस चीज को डील कर सकते हैं। और अगर आपको डील करने में दिक्कत हो रही है तो उसमें मदद भी ली जा सकती है। Right, right. We'll take one question from last Deepak ji. Deepak ji recently lost his wife to cancer. He has been a cancer advocate और वो काफी patients को सालों से help कर रहे हैं as a volunteer, as a cancer navigator. Yes, Deepak ji, please. हाँ जी सपना जी, एक क्वेश्चन था। आवाज आ रहा है मेरा? Yes, जी Deepak. हाँ। कि ये जो आपने अभी प्रोटॉन थेरेपी बताया, तो ये हाँ, यूजफुल लीवर एब्लेशन के लिए हो सकता है क्या? किस चीज के लिए? लीवर एब्लेशन, मतलब जब भी ब्रेस्ट हिपाटोसेल्युलर कैंसर। कार्सिनोमा, हिपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा, कोलैंजियोकार्सिनोमा और लिमिटेड लिवर मेटास्टेसिस में इसका बहुत रोल है, और इसके एंड रिजल्ट, इसमें प्रोस्टेट में, हाँ प्रोस्टेट में भी रोल है, प्रोस्टेट में। अभी इसमें एक पेशेंट है यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, प्रोस्टेट कैंसर में इनफैक्ट हमारा अपने हॉस्पिटल का ही अब 80 से ज्यादा पेशेंट्स का सिर्फ इंटैक्ट प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट हो चुका है। पोस्ट ऑपरेटिव वालों वेरी का उसके अलावा नंबर है। तो जी हाँ, उसमें बिल्कुल रोल है। और वो जो
आसपास के ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्लैडर, रेक्टम, इंटेस्टाइन वगैरह की डोज उसमें बहुत कम होती है। और जरूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं उस चीज के लिए। मैं तो जरूर से कांटेक्ट करूंगा, कि अभी तो मेरी वाइफ तो लॉस्ट हो गई, लेकिन दूसरे मेरे जो पेशेंट है और कोई अपनी जान नहीं गंवावे। जी हाँ, जी हाँ, जी। थैंक यू दीपक जी। डॉक्टर साहब, अपना एक क्वेश्चन है कि आप क्या 4-5 चीजें बता सकते हैं जो केयर गिवर खुद के लिए कर सकते हैं अपनी सेल्फ केयर करने के लिए, जो उन्हें हेल्प करेगा जब वो किसी और पेशेंट का भी ध्यान रख रहे हैं? तो इन जनरल आई थिंक योगा और मेडिटेशन बहुत हेल्प करते हैं सबको, है ना। योगा और मेडिटेशन हेल्प करते हैं, वो हमारे माइंड को काम करते हैं, हमारे हमको हेल्दी रखते हैं। और अपने आप को ओवरवेल्म नहीं होने देना है, और अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाना वो जरूरी। थिंक ये जरूरी नहीं है कि हम हर रोज अपने लिए टाइम निकाल पाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर रोज निकाल पाए, वो हो सकता है कभी कभी पॉसिबल ना हो, पर कुछ टाइम अपने लिए निकाल पाना वो बहुत जरूरी है। आई वुड से दैट। एंड लोगों के से मदद लेने में, लोगों से बातें करने में, लोगों के साथ शेयर करने में, अपने फ्रेंड्स को अपने पास, यू नो, to have a shoulder to cry on is very very important. I think that is what I meant by saying कि हमारी collectivist society है, हमको उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। And I don't mean that in a negative sort of way. I mean that in a very positive way कि हमारी हम we are blessed कि हमारे आसपास हमेशा लोग होते हैं, you know, और हमें हमें इस चीज का मतलब हमें हमें किसी के घर जाके हम नॉक करके अंदर घुस सकते हैं राइट। हम अपने नेबर के यहाँ जा सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई मेरे को आपसे मिलना है या बात करनी है या एक कप चाय पीने आई हूँ। तो उसका हमें पूरा हमें हमारी जो सोसाइटी की स्ट्रेंथ है उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। राइट राइट, डेफिनेटली। इफ आई कैन ऐड 2 चीज और इसमें, जैसे केयर गिवर्स को अपना खुद का ध्यान रखने से डॉक्टर ने बताया उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना लव्ड वंस का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है। और अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ में वेल विशेस से अपनी शेयर करनी चाहिए। लोग बहुत आपकी मदद करना चाहते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है तो आपको उनकी मदद लेनी चाहिए, प्रैक्टिकल हेल्प लेनी चाहिए, एंड खुद की नीड्स का भी ध्यान रखना चाहिए, और जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे ब्रेक्स भी लेने चाहिए। और उसके लिए खुद को गिल्ट फील नहीं होना चाहिए कि ओ माय गॉड मैंने ब्रेक कैसे ले लिया। ब्रेक नेसेसिटी है जो कि आपको लेने चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन हम बस सुभाष गर्ग जी से लेंगे, जो कि योगा मेडिटेशन प्रैक्टिशनर है, और वो आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। सुभाष जी प्लीज। Namaste, everybody. Dimple, first of all, congratulations for hosting this wonderful program. I really appreciate. I have some happy news to share. You have directed one of your participants in the program, you know, Pankaj Mathur, and he is now completely cured of cancer. It's 2 years' time. This is a wonderful sharing with you and the group. This has been made possible because of the medical intervention. Whatever treatment is suggested by the doctors, it was on, and yoga helped it a lot. In addition to that, I was giving him morning and evening 2 times 10 minutes holistic healing. So he is very very happy, and he has some plans to visit foreign countries. He has been able to do that. This is very very amazing recovery for him, and as a as a help for him, I feel very blessed. Thank you, Subhash Uh, ji, for guiding. Yeah. Secondly, I want to share is Dimple, you are caregiver in chief. This is according to me. I have seen you. I think last four years plus, 4 years or 4 years. So the way you have motivated the caregivers, the way the way you have done the entire program, it is really really appreciable. And uh, because of your motivation, you know, all the cancer patients are suffering, but in addition to the caregivers are also suffering a lot. But then this encouragement, and you do this, do this, do this, like Sapna ji has very beautifully, very emotionally
touch this topic of caregivers. Is very, very important. And very recently means about a month back, month and a half, I visited one of your participants. Her name is Moria, I think so. So she said, I am feeling very low. I said, no, don't feel low. I normally do not visit my student, but it is quite far from, I live in Andheri West, Lokhandwala. But she was at that time in Ghatkopar. I spent 2.5 hours counseling her. And the effect of these 2 months is she is looking up. Wow. And she's responding so well to the treatment. Now, they're not giving chemo, they have stopped it, and they are giving only the immunotherapy. That's a wonderful thing. Thank you for sharing so much. Third point I want to share is, sorry I'm taking a little longer, but wellness mantra I just posted on your chat. Yes. You can share with the participants. This will definitely help. I have at least 200 patients who are revived completely from cancer because of this using one-page note. Definitely. And last point is, I had undergone a cataract surgery and undergoing. I'll share with you something happened in that. So that's the reason I taken a break, kind of thing, for about 6 weeks, and hopefully in 2 weeks' time it'll resume. So this is what I wanted to talk about. Thank you, Subhash. All right. This Okay. wonderful news. Thank you. Please take care. I'm Thank you, Dr. Sapna, for the wonderful discussion and talking about caregivers, giving importance to it. I'm sure कि इस सेशन के बाद में caregivers अपना भी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और वो हमेशा भागदौड़ में लगे रहते हैं अपने पेशेंट का ध्यान रखने के लिए और अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं और आज आपने जो इतना इम्पोर्टेंट चीज बोला है वर्ल्ड कैंसर डे पे सो इट्स फॉर पेशेंट्स एज वेल एज फॉर केयरगिवर्स एंड एक केयरगिवर के हिसाब से मैं बोल रही हूँ हमें काफी बार लगता है कि डॉक्टर शायद हमारी सिचुएशन के बारे में समझते हैं नहीं समझेंगे या नहीं लेकिन आज आपके सेशन के बाद आई एम श्योर एकदम क्लियर है कि डॉक्टर सिर्फ पेशेंट के बारे में नहीं जबकि वो केयरगिवर के बारे में भी बहुत सोचते हैं एंड तो उसको एक इम्पॉर्टेंट पूरी जर्नी में पेशेंट की रिकवरी में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह देखते हैं कि हाँ अगर केयरगिवर ठीक है तो पेशेंट को भी उतना मोटिवेशन हिम्मत विल पावर और सपोर्ट मिलेगा इस पूरी सिचुएशन से निकलने के लिए क्योंकि पेशेंट पूरे केयरगिवर पे डिपेंडेंट होते हैं और उनका ऑरा कैसा है वो डायरेक्टली पेशेंट को इम्पैक्ट करता है सो आई एम रियली ग्लैड कि आप यहाँ पे आए हमारे साथ में और आपने हम सबके साथ में इम्पोर्टेंट चीज शेयर किया एंड रियली थैंकफुल टू फाइंड टाइम आउट ऑन दिस डे थैंक यू सो मच डॉक्टर सपना Thank you for having me Thank you. and wish you all the best in your journey.